नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकाल के बारे में पढ़ा रही हूँ और इसी श्रृंखला में मैं आज आपको आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊँगी। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, ये आज हम जानेंगे। देखो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है और इस काल में वीर गाथात्मक रचनाओं का इतना प्राचुर्य और प्रभाव था कि ये काव्य जनमानस में सम्मान के साथ प्रतिष्ठित हो गए। और इसीलिए इसकी जो काल की विशेषताएं हैं, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आदिकाल की पहली विशेषता है प्रामाणिकता संदिग्ध। वीरगाथात्मक जितनी भी रचनाएं आदिकाल में उपलब्ध हुई हैं, वे सभी संदिग्ध हैं। आदिकाल के अधिकांश रासों कवियों की जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध कही जा सकती है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है, जो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और प्रमुख रचना इसको कहा गया है, ये भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो जब इसकी जो आदिकाल की प्रमुख रचना है और वो ही प्रमुख ग्रंथ है, वो ही इसको शुक्ल जी ने जाली बताया है, वो ही अप्रामाणिक माना गया है, तो फिर आप सोच सकते हो बच्चों कि किस तरह से इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में संदेह है। जो रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, उनके रचनाकार और समस्त रचना की प्रामाणिकता पर संदेह चिन्ह इसलिए उभरे हैं क्योंकि उनमें तिथियों का भी अभाव हमें दिखता है। हमीर रासों को अपभ्रंश की रचनाओं में स्थान दिया जाता है, तो भी पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, वीसलदेव रासो और परमाल रासो, ये चार रचनाएं वीरगाथाओं से युक्त मिलती हैं। इन चारों ही काव्यों की भाषा शैली और विषय वस्तु की छानबीन करने से ज्ञात होता है कि इनमें शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा है। ये प्रबंध किसी एक कवि के नहीं बल्कि अनेक कवियों द्वारा अनेक पीढ़ियों में पूरे किए गए हैं। ये आश्चर्य की बात है कि ये उस समय के ग्रंथ पूरे नहीं हुए और लगातार इनमें परिवर्तन होता रहा, परिवर्धन होता रहा और ये प्रबंध का किसी एक कवि की नहीं बल्कि अनेक कवियों द्वारा अनेक पीढ़ियों में पूरे किए गए। इनमें इतना परिवर्तन हुआ कि सारा काव्य ही क्षेपक दिखाई देता है। इसकी रचना काल भी संदिग्ध है। खुमान रासों में 16वीं शती के तक की सामग्री का उपयोग किया गया है। परमाल में तो 18वीं शती तक की भाषा का प्रयोग है और पृथ्वीराज रासों में तो इसकी अधिक मिलावट है कि स्वयं शुक्ल जी ने ही इसे जाली और प्रामाणिक कही दिया है। तो इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के दो दल हो गए हैं और दोनों ही दल इस काव्य की सामग्री के आधार पर सशक्त तर्कों द्वारा इसे प्रामाणिक या अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये वीर गाथात्मक रचनाएं प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध हैं। तो बच्चों, ये देखा आपने कि जो इस समय की रचनाएं, आदिकाल की गाथात्मक रचनाएं हैं, ये इनकी प्रामाणिकता को लेकर बहुत ही संदेह है और इन रचनाओं में विद्वान कहते हैं कि इन रचनाओं की प्रामाणिकता संदेहपूर्ण है और इसीलिए इसकी एक ये विशेषता ही कही जाएगी। और दूसरा अगर देखें हम आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में दूसरी विशेषता है इतिहास विरुद्ध।
या इसको कह सकते हैं कि ऐतिहासिकता का अभाव। तो इस काव्यों में जो ये काव्य हैं आदिकाल के, इन काव्यों में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण किया गया है उनका वर्णन इतिहास ग्रंथों से मेल नहीं खाता है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि इन काव्यों में जिन भी ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण है, उनके बारे में बताया गया है, उनका वर्णन इतिहास ग्रंथों से कहीं पर भी मेल नहीं खाता। इन ग्रंथ काव्यों में जो सन, संवत या तिथियां दी गई हैं वे भी इतिहासों में उपलब्ध तिथियों से भिन्न हैं। और वहाँ भी अगर इतिहास उठा के देखें तो वो भी इतिहास से भिन्न है। इतिहास के नामों का मनमाना प्रयोग करके इन काव्यों की सच्चाई और ऐतिहासिकता पर अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं। ऐतिहासिक विषयों को कथ्य बनाते समय जिन सावधानी और ऐतिहासिक दृष्टि की अपेक्षा होती है वो इन कवियों को प्राप्त नहीं थी। बहुत ही गंभीर बात है कि जब ऐतिहासिक कोई विषय उठाया जाता है, कथ्य बनाया जाता है, तो उसमें ऐतिहासिक दृष्टि का होना बहुत ही आवश्यक है। परंतु ऐसा इन कवियों में नहीं किया है और समस्त कथानक और विवरण अतिशयोक्ति शैली में है। जो भी घटना है, जो भी इन्होंने अपनी बात कही है वो बहुत ही अतिशयोक्ति शैली में है और वहाँ पर ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव हमें दिखाई देता है। लोक स्वीकृत विश्वासों पर भी इन कवियों ने आघात किया है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा इतनी अधिक की है कि वे अविश्वसनीय और अलौकिक दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर तो लौकिक आश्रयदाता राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम से भी अधिक वीर और गुणवान रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इतिहास को इन कवियों ने नगण्य समझा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन्होंने एक तरह से इतिहास को नकार दिया है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक कार्यक्रम तक को छिन्न भिन्न कर दिया है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज द्वारा उन राजाओं को जीतने का वर्णन करना जो उससे पूर्व हो चुके थे या उसके बाद में हुए, बड़ा ही हास्यास्पद सा लगता है। क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने पृथ्वीराज जी के साथ जो राजा का युद्ध हुआ वो भी उन्होंने, जो उनके नाम है वो भी बड़ा ही संदिग्ध सा दिखाई देता है। तो आदर्शवादिता के चक्कर में इन कवियों ने इतिहास ज्ञान से शून्य बिल्कुल होकर और अपनी रचनाएं लिखी और ऐतिहासिकता का अभाव है। उसमें कहीं भी इतिहास सम्मत वहाँ न तो घटनाएं हैं न उनके नाम हैं। तो इस प्रकार से ये जो आदिकाल की विशेषताएं हैं ये हमने देखी कि दो विशेषताएं हमने जानी बच्चों की। एक तो इसमें जो हमारे ग्रंथ हैं इसमें लिखी हुई रचना है उनमें प्रामाणिकता का अभाव है और दूसरा ये इनमें ऐतिहासिकता का भी अभाव है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास के विरुद्ध है। तो बच्चों आपने जाना कि आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। अब अन्य विशेषताओं के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था, आपकी फिर भी कोई समस्या हो, आपको ये समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी और अगले वीडियो में मैं आपको आदिकाल की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।